हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, हमारी चल रही थी विजय सीरीज, जिसमें हम करा रहे थे एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट्स। तो आज के हम लेकर के आए हैं आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट हैं, ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इन प्रैक्टिस सेट्स में, ये आपके जितने भी कंसेप्ट होंगे, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो चलो बात करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की। दोस्तों, ये प्रीवियस क्वेश्चन था जो मैंने कल आपके लिए दिया था करने के लिए, लेकिन किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताया कि भाई इसका आंसर क्या है। चलो तो मैं ही बता देता हूँ। ये क्वेश्चन था, लेंसों व प्रिज्मों का संयोजन क्रम से बनाता है। यानी कि अगर लेंस तथा प्रिज्मों का संयोजन कर दें क्रम से, तो उनका जो संयोजन होता है वो क्या बनाता है। यह एक दूर व्यवस्था तथा एक प्रिज्म का निर्माण करता है। तो इस प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है इसका, पृष्ठ तनाव क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या है, अपन इसको इतना तो जानते हैं कि पृष्ठ तनाव एक फोर्स होता है, लेकिन ये नहीं इसके अलावा ये क्या होता है, ये कम ही लोगों को पता होता है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। पृष्ठ तनाव बल, ऊर्जा, AB दोनों तथा कार्य। तो मैं बता दूं, पृष्ठ तनाव बल तथा ऊर्जा दोनों होते हैं, क्योंकि मैंने देखो साइड में इसको शो भी कर रखा है। मैंने दिखाया है पृष्ठ तनाव होता है T=F/L, यानी कि एकांक लंबाई पर जो फोर्स होता है वो पृष्ठ तनाव कहलाता है। वहीं इस मैंने साइड में दिखाया है कि एकांक क्षेत्रफल किया गया कार्य भी पृष्ठ तनाव होता है। तो यह एक ऊर्जा की फॉर्म होती है, ये ऊर्जा होता है। तो पृष्ठ तनाव बल तथा ऊर्जा दोनों होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग की विमा है। यानी कि कोणीय संवेग की विमा क्या होती है, ये इसकी डायमेंशन पूछ रहा है। मैंने यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो लेक्चर कराया था उसमें काफ़ी अच्छे से बताया था, और उसका एक लेक्चर मैंने अलग से बनाया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए। तो मैंने वहाँ पर समान विमा या इम्पोर्टेंट विमाओं के या जो डायमेंशन थी इम्पोर्टेंट, उनके सब के बारे में उस लेक्चर में बता दिया था। तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो ये है कोणीय संवेग की विमा क्या होती है। तो कोणीय संवेग की विमा होती है दोस्तों mL/T-1। मैं आपको बता दूं, जो कोणीय संवेग की विमा होती है वह प्लांक नियतांक के भी बराबर होती है। अभी कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई किसकी विमा किसकी निम्न में से किसकी विमा समान है। तो वहाँ पर कई बार ये ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है एयरफोर्स में। कोणीय संवेग की तथा प्लांक नियतांक की दोनों की विमा सेम होती हैं, जो कि mL/T-1 होती है। मैंने इसको सॉल्व भी करके बताया है कि ये किस प्रकार से आती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ताप के बढ़ने पर पदार्थों का परावैद्युतांक क्या होता है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएं तो जो परावैद्युतांक होता है पदार्थों का, वो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कराया था और इस प्रैक्टिस सेट में भी है। तो अगर ताप बढ़ाएं तो हम पदार्थों का परावैद्युतांक घटता है। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से त्वरित होता है तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये सीधे सीधे उसने पूछ लिया है थ्योरी से। कई बार क्वेश्चन थ्योरी से ही आते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है, क्योंकि ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E=Q/B। तो आप यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लेंस के लिए फोकस दूरी तथा त्रिज्या में संबंध। कई बार क्या करते हैं, हम सीधे ऑप्शन देखते हैं और जो हमने पढ़ा है R=2F, लेकिन वो दर्पण के लिए होता है, उसको कर देते हैं और वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वो लेंस के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लेंस का सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर D है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान अनंत होने के लिए उसका वेग क्या होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम फंस जाते हैं यार, यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगाएं या कौन से फॉर्मूले से देखें। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है m=m0/√1 - v²/c²। तो यहाँ पर हमें m को यानी कि द्रव्यमान को अनंत करने के लिए, इन्फाइनाइट करने के लिए, जो नीचे वाला जो टर्म है इसको करना पड़ेगा हमें 0। तो इसको 0 करने के लिए b तथा c दोनों को हमें करना पड़ेगा इक्वल, जिससे कि ये दोनों इक्वल होने के बाद वो 0 हो जाए। 1 में से हम इसको घटाएंगे b/c को, तो वो 0 हो जाएगा और यहाँ से ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति के लिए
प्रमाणित नहीं किया जा सकता। यानी कि मैंने ये कुछ दर्शाए हैं कि भाई परावर्तन, व्यतिकरण, डॉपलर प्रभाव, विवर्तन, इनमें से कौन सा जो प्रभाव है वो ये नहीं बताता कि प्रकाश जो है तरंग प्रकृति का होता है। अब मैं आपको बता दूं, जो परावर्तन होता है वह व्याख्या करता है प्रकाश के कण तथा तरंग दोनों होने की। और वहीं डॉपलर प्रभाव इसमें आंसर है, मैं इसको बाद में बताता हूँ। पहले व्यतिकरण और विवर्तन की बात कर लेते हैं। वहीं विवर्तन इसके तरंग प्रकृति का होने का, प्रकाश के तरंग प्रकृति का होने का व्याख्या करता है। और विवर्तन इसके विवर्तन भी इसके तरंग प्रकृति का होने की व्याख्या करता है। लेकिन डॉपलर प्रभाव इसके कण प्रकृति का मानता है, यानी कि प्रकाश को एक कण मानता है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार प्रकाश एक कण की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इसका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरंगों के दो स्रोत कला संबद्ध कहलाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधे थ्योरी से पूछा है, लेकिन वहाँ पर हम इसको कर नहीं पाते यार, हमने ठीक से नहीं पढ़ा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया इसने, तरंगों के दो स्रोत कला संबद्ध कहलाते हैं। ये कब कला संबद्ध कहलाते हैं? जब इनकी जो आवृत्तियाँ हैं वो दोनों एक दूसरे में समान हो, यानी कि समान आवृत्तियाँ हों दोनों की, तो ये स्रोत कला संबद्ध कहलाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी है, इसका एग्जाम्पल लेज़र, यानी कि लेज़र होता है वो इसका उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है, गतिज फोटोन का द्रव्यमान है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने घुमा के पूछा है थोड़ा सा। तो इसका है गतिज फोटोन का द्रव्यमान। तो गतिज फोटोन का द्रव्यमान देखें, पहले ऊर्जा के लिए लिख लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में यह फॉर्मूला आता है E=h²। तो यहाँ से E=mc² आइंस्टीन के समीकरण से, तो यहाँ से m की वैल्यू h/c इसको देख लेंगे। मैंने यहाँ दिखाया कि फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान 0 होता है, तो इसने गतिज द्रव्यमान दिया है, ये काफ़ी सही करके दिया है। अगर वो पूछ लेता कि फोटोन का द्रव्यमान को क्या होता है, तो इसका आंसर भी h/c जाता। लेकिन अगर वो ब्राह्म द्रव्यमान पूछता तो उसका आंसर होता 0। अगला क्वेश्चन है, पाई मीज़ेन क्या कहलाता है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट सा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। इसने लिख रखा है पाई मीज़ेन कहलाता है। यानी कि जो पाई मीज़ेन कण होते हैं, यानी कि मीज़ेन कण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उनका जो डिनोटेशन है, यानी कि उन्हें किस प्रकार डिनोट करते हैं, तो इसने कुछ दिखा रखे हैं। तो जो इसमें बी ऑप्शन है वो सही जाएगा। पाई के ऊपर जो नोट लग रहा है, जो डिग्री का जो चिन्ह बन रहा है थोड़ा सा, वो ऐसा डिनोटेशन होता है, वो पाई मीज़ेन का कहलाता है। इसके एक और होते हैं, जैसे पाई के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, या ये नोट आ जाए, तो ये पाई मीज़ेन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, n प्रकार में अशुद्धि, यानी कि जो n प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें अशुद्धि किसकी होती है? तो उसमें अशुद्धि होती है आर्सेनिक की। मैंने इसमें n टाइप तथा p टाइप के लिए भी बताया है कि इनमें किस किस की अशुद्धि होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LCR परपथ में अनुनादी स्थिति के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनुनादी स्थिति कब होती है। तो अनुनादी स्थिति होती है जब XL बराबर XC होता है, यानी कि जो प्रेरकीय प्रतिघात होता है वो धारतीय प्रतिघात के इक्वल हो जाता है, तो वह अनुनाद की स्थिति हो जाती है। तो शक्ति गुणांक होता है cos phi = R/Z। तो यहाँ से इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर Z = R आ जाएगा, यानी कि अनुनादी स्थिति के लिए शक्ति गुणांक का मान 1 हो जाएगा। यहाँ से cos phi की वैल्यू रखेंगे R/Z, तो Z/R 1/1 = 1, तो cos phi का मान 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में। वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है? तो वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक होता है दोस्तों 0, क्योंकि मैंने यहाँ दिखाया है P = V0 I0 cos phi, ये इसका शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है। लेकिन मैंने इसको V0 और I0 को RMS की फॉर्म में लिख दिया है। तो BRMS/√2 IRMS/√2, तो √2 हो गया cos phi। तो यहाँ से cos phi की वैल्यू 0, यानी कि इसका मान 0 आ गया। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आवेग क्या होता है। आवेग क्या होता है दोस्तों? बल तथा जो समय होता है उसका गुणनफल आवेग कहलाता है। जैसा कि मैंने ये साइड में दिखाया हुआ है, बल तथा समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। तो यहाँ पर बल की
यूनिट होती है वो होती है न्यूटन और टाइम का होता है सेकंड। तो न्यूटन इंटू सेकंड, तो यहाँ से न्यूटन इंटू सेकंड से इसकी मैंने यहाँ बेमा भी दिखाई है ML/T-1। मैं ये और बता दूँ कि मैंने वहाँ पर भी बताया, जैसा कि मैंने बताया यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने समान बेमाओं के लिए कराया है कि किस किस भौतिक राशि के लिए जो है बेमाएँ समान होती हैं। तो आवेग की बेमा संवेग के समान होती है। ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं समान बेमाओं वाले। अगला क्वेश्चन है नत तल पर नीचे की ओर वस्तु का त्वरण, यानी कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है उस पर कोई m मास का जो ब्लॉक रखा हुआ है, अगर वो उस पर फिसल रहा है यानी कि उस पर वो मोशन कर रहा है, तो उस पर जो वस्तु की गति होगी उसके दौरान उसका जो त्वरण होगा नीचे की ओर वो क्या होगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर। तो इसका जो त्वरण होता है, जो ऑप्शन नंबर सी g sin थीटा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए, इंक्लाइंड प्लेन के लिए मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाया है। अगला क्वेश्चन है ध्रुवों पर नमन कोण क्या होता है। तो ध्रुवों पर जो दोस्तों नमन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर नमन कोण के लिए ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है व्यवहारिक मात्रकों की संख्या होती है। अब ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है कि व्यवहारिक मात्रक, हम सबसे पहले देखते हैं यार मात्रक, मूल मात्रक देखते हैं कितने होते हैं, 7। लेकिन उसने पूछा है व्यवहारिक मात्रक, जो व्यवहार में आते हैं यानी कि जो काम में आते हैं, जिनको हम लिखते हैं। तो व्यवहारिक मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनको हम डायमेंशन में भी यूज करते हैं। जब किसी भी भौतिक राशि की हम डायमेंशन लिखते हैं तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीनों को व्यवहारिक मात्रकों की तरह यूज करके डायमेंशन को इन्हीं की फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये पूछ रहा है व्यवहारिक मात्रक, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे दोस्तों, 7 नहीं होंगे, क्योंकि वह मूल मात्रक नहीं पूछ रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दो समान सदिशों का प्रमाण उन्हीं के समान हो तो इनके बीच का कोण, यानी कि जो दो समान सदिश दिए हुए हैं उनका परिमाण भी उन्हीं के समान है तो उनके बीच का कोण। तो मैंने दिखाया है r, मान लो कोई इनका परिमाण है वो a का और b के दोनों के समान है, मैंने उसको x मान लिया है। तो इसके परिमाण के लिए इसमें फॉर्मूले में मैंने इनकी वैल्यू रख दी है। तो इसका जो cos थीटा आएगा वो -1/2 आएगा, और cos थीटा की वैल्यू cos में -1/2 होती है, थीटा = 120, यानी कि 120 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर जो उनके बीच का कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप का पाठ्यांक क्या होता है। अब ये होता है, अगर वो केल्विन में पूछ रहा है, डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है, तो वो ये वहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है कि उसने ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस दिया है या केल्विन दिया है। तो मैंने यहाँ पर दिखाया है दोनों। परम शून्य ताप अगर केल्विन में पूछ रहा है तो 0 केल्विन परम शून्य ताप के लिए पाठ्यांक होता है। वहीं अगर वो पूछ रहा है डिग्री सेल्सियस में तो इसका पाठ्यांक होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आप देख लेंगे, मैंने इसको दोनों में दिखाया हुआ है। अगर उसमें भी नहीं देता तो आप इसको एक को याद करके बाद में चेंज भी कर सकते हो। तो एक को याद कर लीजिए, इसमें आई थिंक इसको 0 केल्विन को याद कर सकते हैं आप, फिर बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 लीटर एल्कोहल का वजन गर्मियों में हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास 1 लीटर एल्कोहल है, अगर उसका वजन आप मान लो 1 लीटर आपने सर्दियों में ली और उसको आपने गर्मियों में देखा, उसके जो 1 लीटर बाद में उसको आपने मेजर किया, तो आपके मेजरमेंट के दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा, जो उसका वेट होगा वो कम प्राप्त होगा आपको। तो गर्मियों में 1 लीटर एल्कोहल होता है, उसका वजन कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उसने खाली जगह दी हुई है, द्वितीय नियम होता है। तो ये क्या होता है, जो द्वितीय नियम होता है प्रथम नियम का पूरक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जब प्रथम नियम जब पहले आया था तो प्रथम नियम में कुछ कमियां रह गई थी, कोई भी मेजरमेंट में कमी रह गई थी या उसको वो किसी की परिभाषित नहीं कर पा रहा था, तो उसके पूरी करने के लिए, उसकी कमी को पूरी करने के लिए सेकंड नियम को आना पड़ा। इसलिए जो प्रथम नियम का जो पूरक होता है वो सेकंड नियम होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊष्मागतिकी का फलन नहीं है। यानी कि ऊष्मागतिकी का फलन क्या नहीं है, तो हमेशा याद रखना कि कार्य जो होता है वो ऊष्मागतिकी का फलन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आप सीधे देखेंगे कि संवेग को दोगुना कर रहा है तो ऊर्जा और संवेग के मध्य में संबंध होता है, E समानुपाती p² का होता है। तो वो संवेग को दोगुना कर रहा है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा दोगुना करने पर तो वृद्धि आएगी इसमें से 4 - 1 = 3 गुना। तो यहाँ पर यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो ऊर्जा में वृद्धि 300% यानी कि 300% हो जाएगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 9.8 मीटर लंबे किसी भी सरल लोलक का आवर्तकाल होगा
जब प्रयोग जो है पृथ्वी पर किया जाए। यानी कि किसी 9.8 मीटर लंबे लोलक का वो आवर्तकाल पूछ रहा है, वो भी कहाँ पर, पृथ्वी पर। तो इसका जो आवर्तकाल होगा आप रख दीजिए इसमें L/G, जी की वैल्यू 9.8, तो L उसने दी हुई है 9.8, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो आवर्तकाल आएगा वो आएगा T=2π। अगर ऑप्शन में 2π दिया रहेगा होगा तो वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। अगर वो पाई की भी वैल्यू 2π भी नहीं दे रहा है तो वहाँ पर आप π=3.14, ज़्यादातर टाइम वो पाई की फॉर्म में नहीं देता है, वहाँ पर आपको पाई की वैल्यू 3.14 रख के इसको सॉल्व करना होता है, वो वहाँ पर दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 21% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आप यहाँ से इसको देख लीजिए, तो इसका आवर्तकाल 10% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे की ओर गिरती बूंदों का जो मास है उनका अनुपात होगा जबकि सीमांत वेगों का अनुपात 4/9। ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ। इसका जो सॉल्यूशन है मेरे को आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और ये कुछ क्वेश्चंस थे इस प्रैक्टिस सेट के, इन्हें आप देखिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी कंसेप्ट में या क्वेश्चन में, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आपके लिए।